किसी भी देश की पहचान उसके नागरिकों से होती है ना? पर ये नागरिक होता कौन है? कोई किसी देश का नागरिक बनता कैसे है? भारत में इस बड़े सवाल का जवाब हमारे संविधान में है। तो चलिए आज हम भारतीय नागरिकता के कानूनी फ्रेमवर्क को समझते हैं और उन खास आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले नागरिक का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि संविधान ने शुरुआत में क्या नियम बनाए, इसके बाद बात होगी संसद की शक्तियों की, और फिर आएगा 1955 का वो मशहूर नागरिकता कानून। हम ये भी समझेंगे कि नागरिकता पाने के 5 रास्ते कौन से हैं और किन सूरतों में ये खत्म भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर एक नागरिक होने का मतलब क्या होता है? देखिए, इसे एक टू वे स्ट्रीट की तरह समझ सकते हैं। नागरिकता एक रिश्ता है आपके और देश के बीच। एक तरफ देश आपको कुछ पॉलिटिकल और सिविल राइट्स यानी अधिकार देता है, और बदले में आपकी भी देश के प्रति कुछ ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस यानी कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक बैलेंस है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भारत में ब्रिटेन की तरह सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि वो महाराष्ट्र का नागरिक या उत्तर प्रदेश का नागरिक है। हम सब भारतीय नागरिक हैं। ये अमेरिका से एकदम अलग है, जहां ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। वहां एक व्यक्ति देश का नागरिक भी होता है और अपने स्टेट का भी। तो सवाल ये है कि ये सारे नियम कानून हमें मिलते कहाँ हैं? ये सब हमारे संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल्स 5 से लेके 11 तक में लिखे हुए हैं। इंडियन सिटीजनशिप का पूरा लीगल फाउंडेशन, उसकी नींव यहीं रखी गई है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उन ओरिजिनल आर्टिकल्स पर, वो नियम जिन्होंने ये तय किया कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उस वक्त कौन-कौन भारत का नागरिक माना गया। सबसे पहले है आर्टिकल 5। इसने बहुत सीधी सी 3 शर्तें रखी थी। पहली कि आपका डोमिसाइल यानी घर भारत में हो और आप यहीं पैदा हुए हों, या दूसरी शर्त आपके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर तीसरी आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक था। सिंपल। अब पार्टीशन का वो मुश्किल दौर था, तो आर्टिकल 6 खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। इसमें एक कट ऑफ डेट रखी गई थी, 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए उन्हें नागरिक मान लिया गया, लेकिन जो इसके बाद आए उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। फिर आता है आर्टिकल 7। ये उन लोगों के लिए था जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। नियम साफ था, अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। हाँ, एक रास्ता था, अगर वो परमिट के साथ वापस लौटते तो उन्हें नागरिकता वापस मिल सकती थी। और आर्टिकल 8 ने उन भारतीयों का ख्याल रखा जो विदेश में रह रहे थे। इसने इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए एक रास्ता खोला। मतलब अगर किसी के माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे तो वो विदेश में रहते हुए भी इंडियन एम्बेसी में खुद को एक भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा सकते थे। तो संविधान ने सिर्फ उस समय के लिए नियम नहीं बनाए, उसने भविष्य के लिए भी एक दरवाज़ा खुला रखा। और ये दरवाज़ा था संसद को दी गई शक्ति कि वो वक्त और ज़रूरत के हिसाब से नागरिकता के कानूनों में बदलाव कर सकती है। आर्टिकल 10 ये एक तरह की गारंटी थी। इसने कहा कि जो भी व्यक्ति इन शुरुआती नियमों के हिसाब से नागरिक है वो आगे भी नागरिक बना रहेगा, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जोड़ी गई। ये कहा गया कि ये अधिकार संसद के बनाए कानूनों के अधीन होगा। मतलब संसद चाहे तो इस पर कानून बना सकती है। और यहीं से तस्वीर में आता है आर्टिकल 11, जो कि बहुत ही पावरफुल है। ये आर्टिकल संसद को नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, सब कुछ। और इसी आर्टिकल ने भविष्य के कानूनों का रास्ता साफ किया। तो संसद ने आर्टिकल 11 से मिली इसी शक्ति का इस्तेमाल किया और बनाया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। आज के समय में भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर नियम और कायदे इसी कानून से चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये कानून 1955 में बनकर पत्थर की लकीर नहीं बन गया। नहीं, ये एक लिविंग लॉ है।
मतलब इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। 1986 में, 1992 में और हाल ही में 2019 में भी इसमें बड़े बड़े संशोधन हुए हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस कानून के हिसाब से आज के दौर में कोई भारत का नागरिक बन कैसे सकता है? इसके लिए कुल 5 रास्ते बताए गए हैं। तो ये 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन के जरिए, चौथा है नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण से, और पांचवा अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए। और हाँ, इन सभी तरीकों के अपने अपने नियम और शर्तें हैं। अगर कुछ मेन तरीकों पर नजर डालें तो जन्म से नागरिकता के नियम वक्त के साथ काफी सख्त हुए हैं। इसी तरह वंश से नागरिकता के नियमों को बदला गया ताकि वो जेंडर न्यूट्रल बन सकें, और देशीकरण का रास्ता थोड़ा लंबा है। इसके लिए आपको भारत में एक लंबा अरसा करीब 11 साल से ज्यादा बिताना होता है। आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और संविधान में दी गई किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। देखिए, नागरिकता सिर्फ मिलती ही नहीं है, ये जा भी सकती है। सिटीजनशिप एक्ट में 3 ऐसे खास तरीके बताए गए हैं जिनसे किसी की नागरिकता खत्म हो सकती है। तो ये 3 तरीके क्या हैं? पहला है रिनंसिएशन, मतलब कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है टर्मिनेशन, यानी अगर कोई किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा है डेप्रिवेशन, जिसमें सरकार कुछ खास मामलों में किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। और ये जो डेप्रिवेशन है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सरकार ऐसा सिर्फ बहुत ही सीरियस मामलों में करती है, जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी करके नागरिकता ली हो, या संविधान के प्रति कोई असम्मान दिखाए, या फिर जंग के दौरान दुश्मन देश की मदद करे। तो हमने देखा कि कैसे संविधान के शुरुआती आर्टिकल से लेकर 1955 के कानून तक ये पूरा ढांचा मिलकर ये तय करता है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि नागरिकता के कानून किसी भी देश की पहचान का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो जैसे जैसे देश और समाज बदलते हैं, इन बुनियादी नियमों को भी किस तरह से बदलना चाहिए।